हाय दोस्तों, मैं आपके बीच चौरसिया सर। आज हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हालांकि उधर किसी की तरफ ध्यान नहीं जाता, जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण उधर ध्यान थोड़ा सा लोगों का कम जाता है, लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम में एक आध प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। और आज तो इसमें पहली बात तो ये जो टॉपिक रखा गया है वो पंचवर्षीय योजना का टॉपिक है। इसका श्री गणेश कैसे हुआ है और कैसे इसे भारतीय संविधान मतलब भारतीय देश में इसे कैसे मान्यता दी गई है, किस हिसाब से, और इसके मतलब कहाँ से बिंदु, किन किन बिंदुओं से सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना के आने से पहले इसका जो गठन किया गया था वो योजना आयोग के रूप में, तो योजना आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था। और योजना आयोग का इसका डेट बहुत पूछा जाता है। इसका जो गठन हुआ था योजना आयोग का 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। दूसरी चीज़ अगर हम कहें, एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं कि ये कैसा निकाय, संविधान से युक्त निकाय है या संविधानेतर निकाय है या संविधान के बाद का निकाय है। शब्दावलियों को चेंज करके पूछता रहता है प्रश्न। तो ये संविधानेतर निकाय है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जबकि ये बना कब है? 15 मार्च 1950। ये तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद में योजना आयोग का कार्य क्या होता है? जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है उसी का ये रूपरेखा, उसी का ये मॉडल तैयार करता है पंचवर्षीय योजनाएं। और पंचवर्षीय योजनाओं का सही कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में इसके लिए गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी इसका भी स्थापना पूछ लेता है। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और 1952 में अगर एक और सन अगर हम जोड़ करके कहें तो इसी समय राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी। तो 6 अगस्त 1952 को ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद और जो योजना आयोग द्वारा जो विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है उसका अंतिम अनुमोदन या अंतिम अनुमति जो प्रदान करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम लोग बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो अगर कहें कि जो पंचवर्षीय योजना भारतीय संविधान में जो मॉडल लिया गया वो रूस देश से लिया गया है। कहाँ से? रसिया देश से। फिर अब पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे इस मॉडल को देने वाले, हैरोल्ड डोमर। ये 2 व्यक्ति थे, कभी लोग समझते नहीं हैं, ये 2 व्यक्ति थे, हैरोल्ड और डोमर, ये 2 व्यक्ति थे। और इन्होंने ये मॉडल दिया था और इनको इसमें इसलिए चुना गया था जो केन्स महोदय के कुछ सिद्धांत थे बेरोजगारी पर या आर्थिक विकास पर, निवेश मॉडल पर, उसी की इन्होंने व्याख्या किया था कि आप अगर जैसे भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हमारे देश में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो भोजन की। हमारे पास भोजन सुलभ नहीं थे, इसलिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर लक्ष्य कहा जाए कि इसका उद्देश्य किस क्षेत्र में था तो एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया था। और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता, बहुत बार पूछा गया, इसका टारगेट क्या है? 2.8 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लक्ष्य से कहीं ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त हुई थी, लगभग 3.5% की प्राप्त हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा था। अब इसमें जैसे कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्नतशील बीज और इसके बाद में सिंचाई मेन आधार होता है। तो इसी में आपका भाखड़ा नंगल बांध जो कि अगर हम कहें कि जो भाखड़ा नंगल बांध है, ये भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर, छोटा सा प्रश्न, लेकिन भाखड़ा और नांगल 2 बांध, भाखड़ा और नांगल जो है ये 2 बांध है। भाखड़ा पंजाब में पड़ता है जबकि नांगल जो पड़ता है वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और विश्व का ऐसा बांध, गुरुत्वीय, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, आप कहेंगे गुरुत्वीय बांध कैसा होता है? जो भूकंप क्षेत्र में ऐसे बांध बनाए जाते हैं उन्हीं को ही कहा जाता है गुरुत्वीय बांध। तो भाखड़ा नंगल बांध आपका, इसके बाद में दामोदर नदी परियोजनाएं और हीराकुंड बांध, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही देन थी।
और आगे अगर हम लोग बात करें, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, अभी हम एक जगह आपको इसके टाइम कैसे हम तैयार करें उसका मैं आपको बहुत बताऊंगा अच्छा सा। तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 के बीच में ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। लेकिन अगर कहा जाए कि पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, उन्हीं की सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही पहली बार ये मॉडल, निवेश मॉडल यानी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया गया था। अब हम लोग अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो मॉडल दिया था महानलो विस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। अभी हम लोग इसका जो टाइम ड्यूरेशन है सारी पंचवर्षीय योजना का लास्ट में एक जगह लिख देंगे, और उसे कैसे तैयार करेंगे सबसे बेहतर तरीका है, कभी आप नहीं भूलेंगे। तो महानलो विस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। अच्छा, जब हमारे पास कृषि क्षेत्र में जब उन्नति वृद्धि हुई तो उसके बाद में सोचा गया कि अब भारत से बेरोजगारी को भी खत्म किया जाए, तो इसके लिए सबसे बेहतर यही था उद्योग धंधे का निर्माण किया जाए। तो भारी उद्योग जो लगे थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग लगे थे, और उन भारी उद्योगों के बारे में पूछ लेता है कि वो 3 भारी उद्योग कहाँ और किस राज्य में और किस देश के सहयोग से लगे थे। तो ये आपके 3 भारी उद्योग थे, आपका राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर। राउरकेला ये आपका उड़ीसा राज्य में है, जो कि जर्मनी के सहयोग से लगा था। बोकारो उस समय तो मध्य प्रदेश में लगा था, लेकिन अब ये आपका छत्तीसगढ़ में है, और ये रूस के सहयोग से लगा था। और जो दुर्गापुर है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, और ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। तो ये आपके भारी 3 उद्योग स्थापित किए गए थे। फिर इसके बाद में आगे हम लोग बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना का। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मॉडल दिया था प्रोफेसर सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती, महोदय ने दिया, और इसमें जो है दोनों का सम्मिश्रण किया गया था, यानी कृषि और भारी उद्योग दोनों क्षेत्र को लेकर के, और इसी में आत्मनिर्भरता भी शब्द मिलता है। और एक प्रश्न बनता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 1966 से लेकर के 61 से लेकर के 66 के बीच में चलता है। तो इसी में कई घटनाएं घटित होती हैं। जो लक्ष्य था 5.5 का, उसके एवज में लगभग 2 कुछ का इसका लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसी में ही आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऐसा भी प्रश्न बना है कि किस पंचवर्षीय योजना में, चूंकि 1966 और 67 दोनों सन को लगा करके ये पूछता है। और अगर कहें कि विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति का जनक है तो नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि भारत स्तर पर MS स्वामीनाथन है। और कृषि कर्मण पुरस्कार जो सर्वोच्च दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पर ही दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये आपका हो गया। और इसके असफल होने का जो मेन रीजन था वो था चूंकि 1962 का भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। चूंकि 26 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और 1966 में भारत में अकाल सूखा पड़ा था। तो ये था तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण।
अब हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ अग्रसर होते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल दिया था एलन मान्य एवं अशोक रुद्र, एलन मान्य एवं अशोक रुद्र ने चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को लक्ष्य रखा गया था। अगला जो महत्वपूर्ण अगली पंचवर्षीय योजना है पांचवी का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसी का सबसे ज़्यादा इधर टाइम ड्यूरेशन में पांचवी का पूछा जाता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें रखी गई थी। एक तो टाइम ड्यूरेशन पूछ लेता है 1974 से लेकर के 1978 के बीच, यानी समय से 1 साल पहले ही इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये 4 वर्ष ही चलती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था आपका गरीबी हटाओ। अब छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में केवल इतना जान लीजिए कि वो निवेश मॉडल पर आधारित थी। केवल मॉडल का नाम पूछता है। अभी टाइम ड्यूरेशन जो है उसके तो आगे हम बताएंगे। फिर उसके बाद में 7वीं जो है वो उदारीकृत मॉडल पर आधारित है, और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो जॉन डब्ल्यू मिलर के द्वारा वो मॉडल तैयार किया गया है। एक जो ये प्रश्न बनता है कि कृषि क्षेत्र के लिए सबसे सफल कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना सफल पंचवर्षीय योजना है। और आगे अगर कहे कि सबसे ज़्यादा लक्ष्य को किस पंचवर्षीय योजना ने प्राप्त किया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ने 7.9 के टारगेट को इसने अचीव किया था, जो कि किसी भी पंचवर्षीय योजना द्वारा सबसे। और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक ही मॉडल था, तीव्रतम सतत एवं समावेशी विकास, ये इसका टारगेट था। अब जब लास्ट की जो पंचवर्षीय योजना होती है 12 से लेकर के 17 तक, 12-5-17 तक चलती है। फिर उसके बाद में जब इधर नई गवर्नमेंट आती है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो जो आपका योजना आयोग होता है, हाँ एक और महत्वपूर्ण चीज छूट गया था कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। ये तो सबको पता होता है, लेकिन पहला उपाध्यक्ष पूछ लेता है, जो कि हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आपके गुलजारी लाल नंदा थे। कई बार प्रश्न बना है जो कि मिस्टेक हो जाता है। और द्वितीय उपाध्यक्ष अगर कहा जाए तो टीटी कृष्णाचारी। ये वही टीटी कृष्णाचारी हैं जो संविधान के प्रारूप समिति के मेंबर थे। फिर इसके बाद में आगे इसका नाम जो बदल दिया जाता है, नीति आयोग कर दिया जाता है। तो नीति आयोग में 2 लाइन केवल जान लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है कई बार जब से इसका नाम परिवर्तन हुआ है। पहली बात तो इसका डेट ही पूछ लेता है, चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट 14 में बनी और आते ही 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया जाता है। और वही अध्यक्ष में वही जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष पूछता है। तो उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे? अरविंद पनगड़िया सबसे पहले उपाध्यक्ष थे, और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो आपके राजीव कुमार हैं। और सबसे पहले जो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे, और वर्तमान में जो है वो अमिताभ कांत जी हैं। और इसमें जो सारे मेंबर होते हैं वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में जो भी योजनाओं का संचालन करना होगा वो अपने मॉडल को हर राज्य वाइज ये सूचनाएं केंद्र तक पहुंचाएंगे। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो नीति आयोग का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो नीति यानी NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसका आपका फुल फॉर्म है। फिर इसके बाद में हाँ इसके जो सन जो पूछा जाता है ये देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। टाइम ड्यूरेशन कई बार पूछा है, क्योंकि कई बार आपका 1 वर्षीय योजनाएं चली हैं।
जिसे योजना अवकाश कहा गया है। तो जैसे 60 में लिख देते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये 12 पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन है, पहली जो पंचवर्षीय योजना चली है 1951 से 56 के बीच। समय वही है स्टार्ट होने का 1 अप्रैल, और जो लास्ट समय है वो आपका 31 मार्च। तो 1951 से लेकर के 1956। द्वितीय जो है वो आपका 1956 से 1961 है। तृतीय जो है वो आपका 1961 से 1966 है। और अब यहीं पर योजना अवकाश होता है। योजना अवकाश होता है यानी 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं, 66, 67 और 68। फिर उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना का जो शुभारंभ होता है 1969 से लेकर के 1974 तक चलता है। फिर उसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना जो चलती है वो समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाती है, यानी 1974 से लेकर के ये 1978 तक चलती है। फिर इसके बाद में अब 5 में भी 2 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके बाद 78 और 79 2 वार्षिक योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं। अब आपका छठवीं जो चलती है 1980 से लेकर के 1985 के बीच में चलती है। सातवीं जो चलती है 1985 से लेकर के 85, 590 यानी 1990 तक चलती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी 2 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं। फिर आपका 90 और 91। अगली जो पंचवर्षीय योजना चलती है वो आपका 1992 से लेकर के 92, 5, 97, 1997। और ये आपका सीक्वेंस इधर आपका पूरा चलता रहेगा। केवल हमको केवल यही ध्यान देना है कि 3 पे 3 गैप मारना है, 5 पे 2 गैप मारना है और 7 पे 2 गैप मारना है। और 5वीं को ध्यान देना है कि ये केवल 4 वर्ष चली है, बाकी इसे हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पंचवर्षीय योजना है। इससे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, चाहे तो आप TCS प्री तक के एग्ज़ाम को आप देख सकते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना।